बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी भी सियासत की जब हम बात करते हैं तो गैर यकीनी किसी एक कैफियत हमें दिखाई देती है। माजी के कुछ फैसलों की बात करें या माजी के कुछ बयानात का जिक्र करें, मियां नवाज शरीफ साहब को पैनामा फैसले के बाद जब उनको इक़्तिदार से बाहर जाना पड़ा तो उनका एक ही नारा था कि मुझे क्यों निकाला, और आज भी हम देखते हैं वो इस नारे पर कारबंद हैं। अभी भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उन्होंने एक नया इनकलाबी बयानिया दिया जिसपे उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया, उनको और उन जजेस को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बकौल मियां नवाज शरीफ के खिलवाड़ किया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ये आज भी उनका एक मुतालबा। इस बयान के बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब लंदन भागे भागे गए। एक दिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर क़याम किया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लंदन जा पहुंची। और मियां नवाज शरीफ साहब को शायद लगता कुछ ऐसे है कि अपने बयान से पीछे हटने के लिए एक नया बयानिया देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर हम इसी पे बात करते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब की अभी जो लंदन में मीटिंग आज हुई उसमें भी वो अपने इस बयानिए पे अभी भी डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि इन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही मुस्लिम लीग नून अगले आने वाले इलेक्शंस में इस बयानियों को लेकर चलेगी? शहबाज शरीफ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, जिनका ये कहना है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है पिछले 30 साल से, क्या वो इस बयानिए की हमायत करेंगे? मरियम नवाज शरीफ क्या इस हवाले से एक नया स्लोगन लेके आएंगी? जिससे पहले उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाया। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे और कुछ नैब केसेस का भी जिक्र होगा। नैब तरामीम को कल दे दिया गया और इसके बाद 81 से नए जायद रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में पहुंचा दिए गए हैं। और क्या इसके बाद नैब के हवाले से जब हमेशा कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है इस इदारे की जानिब से, तो क्या इलेक्शन से पहले एहतसाब होगा और फिर इलेक्शंस हो पाएंगे? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे और कुछ अहम केसेस का भी जिक्र होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरना केस रिव्यू पिटिशन को दोबारा रीओपन किया गया है, जिसमें शेख रशीद साहब PTI और MKM रिव्यू में गई थी और देखते हैं इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, क्या वाकई एहतसाब होगा? और जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ साहब का स्टांस है, मुस्लिम लीग नून इसको किस हद तक सपोर्ट करेगी, इस पर बात होगी। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाएं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमें कराची से ज्वाइन करेंगे कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके। सेनेटर जाहिद खान साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर रहनुमाएं अवामी नेशनल पार्टी के। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, मोहम्मद साहब, आप जरा ये बताएंगे, जब मियां साहब क्या एक खुफिया पैगाम लेकर गए, एक ही दिन हुआ था अभी उनको पहुंचे हुए पाकिस्तान, और मियां साहब का इनकलाबी बयान आ गया जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से, तो कुछ कहा जा रहा है मुख्तदर हलकों की जानिब से एक मैसेज दिया गया है कि बस इससे आगे आप नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो समझता हूँ, अगर आप आइसोलेशन में मियां नवाज शरीफ का बयान देखेंगी तो आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट नज़र आएगा। अगर आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप बाकी लोगों को बयान देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, इस तरह ये है कि 2-3 चीज़ें हुई हैं पिछले चंद दिनों में। एक, जो नैब के तरामीम में थे उनको कलअदम हो गए। अच्छा, उसके बाद केसेस शुरू हो गए। तो जब केसेस शुरू हो गए तो बात लेवल प्लेइंग फील्ड से एवन फील्ड तक आ गई है। ठीक है, तो मसला अभी एवन फील्ड का आ गया। अच्छा, अब उसके बाद जब हम देखते हैं इनके बड़े सियासतदान जो बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है, उनमें से एक है राना सनाउल्लाह और एक है ख्वाजा आसिफ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हुआ है कि हम लोगों ने उन्हीं लोगों का नाम लेके जिन पे मियां नवाज शरीफ वो एतराज़ात कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि इनके ऊपर हम केस चलाएंगे, राना सनाउल्लाह ने कहा हमने उन्हीं के साथ मिल के कह के हमने इमरान खान को से जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ किया। सो ही हैज़ एक्नॉलेज्ड कि भाई उन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के, जनरल बाजवा के साथ मिल के उन्होंने किया। ये राना सनाउल्लाह ने कहा। अच्छा, नंबर 2, ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल साफ कहा हुआ है कि हमें भेजने वाला जो शख्स था वो जनरल बाजवा या फिर वो दूसरे ISI साहब के थे, ठीक है ना, उनके साथ हम लोगों ने करके 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देख के एक प्राइम मिनिस्टर के हल्फिया बयान के मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि वापस आएगा, और वो वापस नहीं आए। अब वो क्या चाह रहे हैं? अब उन्होंने जब वापस आना है
उनको पता है कि वो किस वजह से बाहर गए थे, इनके साथ डील करके गए थे। अब उन्होंने एक बयानिया बनाना है, बयानिया उन्होंने ये बनाना है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट के लिहाज से और ये बुरे और वो बुरे और फलाना बना, तो वो एक बयानिया बनाना चाह रहे हैं जो कि जिसकी कोई न सर है न पैर है न कुछ है। बयानिया काबिल कबूल नहीं है। देखिए बात सुने, मेरे लिहाज से मेरे खिलाफ आप बात करेंगे, मुझे काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये हो जाता है, मैं हम सब लोग जो है ना पॉलिटिशियंस जो हैं, बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों में है, हम पॉलिटिशियंस में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। अच्छा, उनमें से मैं ज्यादा जिम्मेदार जो सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी हो गई जो सबसे सीनियर पार्टी है, उसके बाद पीएमएलएन है जो 1985 में, और ये याद रखें जो होने वाला है वो मोस्ट प्रॉब्ली 1985 रिपीट होने वाला, 1980 रिपीट होने वाला है। हाँ, जिसमें आप मेन पॉलिटिकल पार्टीज को निकाल के और आप बीच में से नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिस पे या यस मैन की बेसिस पे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिसमें उनको आगे चलाते हैं, इस पॉइंट को मजीद आगे चलाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो बात हुई कि इनकलाबी बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया, एक्सटेंशन आपने जनरल बाजवा को दी और एक बड़ी मशरूत हमायत के साथ भी आपने उनको एक सपोर्ट किया। मुझे याद है आपने एक तकरीर की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उस आपकी जो एक मीटिंग थी इंटरनल, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये डिसाइडेड है कि हमने जनरल बाजवा को वोट देना है। आपने बड़ी इनकलाबी तकरीर उस वक्त कर दी कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके नताइज हम भुगतेंगे। तो सिर्फ आप ही का उस वक्त ये स्टांस था, तो बाकी पार्टी क्या सोच रही थी कि किस बेसिस पे उन्होंने साथ दिया उनका? देखिए, उसमें बात यह है कि जब मैंने उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जब मैंने मुखालफत की जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की, तो पार्टी के तमाम लोग, जितने लोग बैठे थे, उनमें से गालिब अक्सरियत ने डेस्क बजाकर मेरी तायद की। ठीक, अगरचे बोलने वाला मैं अकेला था, लेकिन तायद करने वाले तकरीबन सारे ही मेंबरान थे। सबके दिल की आवाज़ थी जो कुछ मैंने कहा। और जो उस वक्त मेरा मौक़िफ़ था, वक्त ने साबित किया कि वही मौक़िफ़ सही था। आज देख लें, एक्सटेंशन देने वाले तमाम फरीक जो थे, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, सारे ही उस पर पछताते हैं, सारे कहते हैं वो गलत फैसला था। सही। तो बात यह है कि जो आज मियाँ साहब फरमा रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ, वो बिल्कुल एक असूली मौक़िफ़ है। कोई इनकलाबी मौक़िफ़ क्या है, वो बिल्कुल एक असूली मौक़िफ़ है। सर, वो असूली मौक़िफ़ उस वक्त उन्हें याद नहीं आया कि जब एक्सटेंशन देनी थी। देखिए, फिर आपने सियासत के अंदर आप पहले उनको मौका खुद देते हैं और फिर बाद में तनकीद होती है कि जी इदारों वाले आ गए। देखें, बात यह है कि मैं तो बगैर किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ के, विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन, ये कहता हूँ कि वो फैसला गलत था। ठीक, एक्सटेंशन देने वाला फैसला बिल्कुल गलत था, और वक्त ने साबित किया कि वो गलत फैसला था। गलत फैसले होते हैं, सबसे होते हैं, ये गिव एंड टेक होगा ना शायद, कि हम आपको बाहर भेज देंगे, उसके बाद हम आपको जो भी वजूहात थी वो फैसला गलत था, वक्त ने साबित किया वो गलत था, और आज पूरी कौम इस बात पे मुत्तफिक है कि वो फैसला गलत था, और उसके नताइज भी हमने भुगते। बात यह है कि हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। अच्छा, सबसे गलतियाँ हुई हैं। देखें, मुसल्लह फ़ौज की क़यादत से गलतियाँ हुई हैं, जुडिशरी से गलतियाँ हुई हैं, सियासतदानों से गलतियाँ हुई हैं। असल मसला ये है कि हमें अपनी माजी की गलतियों से का एतराफ़ करना चाहिए और उनसे सबक हासिल। लेकिन अब इस डैमेज कंट्रोल को आप कंट्रोल कर पाएंगे? जो डैमेज हो गया ये कंट्रोल हो जाएगा अगर हम एक पोलिटिकल विल हो, डिटर्मिनेशन हो कि आइंदा हमने एक मुस्बत किरदार अदा करना है, और जो आइनी किरदार है तमाम इदारों ने उससे तजावुज़ नहीं करना। ठीक, हम फैसला कर लें कि हमने ये एक साफ़ सुथरी सियासत करनी है, हमने अपना आइनी किरदार जो है वो सही तरीके से अदा करना है, हमने असूली सियासत करनी है, वसूली सियासत नहीं करनी। तमाम फरीक, तमाम सियासतदान ये फैसला कर लें कि हमने असूली सियासत करनी है, और ये कीचड़ नहीं उछालने। हमने ये है कि ये बदकलामी और बदजुबानी का जो कल्चर था उसको हमने हर कीमत पे उसकी हौसला अफजाई करनी है। आप जो बात करें बड़ी अच्छी बात करें, लेकिन शायद ये सबकी ज़हनियत हो और फिर इस पर सब बाकी लोग भी इस पर अमल करें। मंदो खैल साहब, ये क्या हुआ? हमने नून लीग को देखा, एक तरफ तो सपोर्ट किया उन्होंने जनरल बाजवा को, मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी भी 2018 के बयानिए पे खड़े हैं जब उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वो तशरीफ लेकर आएंगे। तो आपको क्या लगता है ये इनकलाबी बयानिया जो उन्होंने नया दिया, ये मार्केट में बिक पाएगा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से? क्या वाकई उनकी जमात को जो कहा जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे दिया गया था, उसके बाद कोई सपोर्ट रहेगी क्या? बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। नवाज शरीफ साहब के बयान के बाद 24 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने वापस लंदन जाना, क्या आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी के अंदर ही हजम नहीं हो रहा है। ठीक, बात ये होता है ना, जो बयान नवाज शरीफ साहब ने दिए है वो बयान तो किसी तौर पे
एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता है उनकी पार्टी के अंदर और पार्टी से बाहर। अब मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कि कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि मैं गारंटी करता हूं, लिख के देता हूं कि मैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म आऊंगा, और उसके साथ साथ उनकी तैयारी शुरू हुई कि अचानक ये बयान की मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चीमा साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ये अचानक ये बयान क्यों देना पड़ा। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जब वो अदम एतमाद की तहरीक से कुछ अर्सा पहले जब पीपल्स पार्टी के पोजीशन थोड़ी मजबूत हो गई है आवाम में, तो आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इससे पहले कि पीपल्स पार्टी जगह ले ले हमें आगे बढ़ना चाहिए, और फिर वो ख्वाजा आसिफ के जरिए आगे बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते और एक हफ्ता पहले तक पोजीशन पे आ गए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चीमा साहब दुरुस्त कह रहे एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, किसी तौर पे नहीं देना चाहिए, मगर जिसने एक्सटेंशन दिए उसी ने भी तो लाया आपको, और फिर आप उसी को ये बुरा बुला कहते हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को माजी की बातें छोड़ के भूल के आगे बढ़ना चाहिए। हमसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून ने नहीं उठाया। लेकिन आपको लग रहा है इस बयान के बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे? आपको लग रहा है अब उनके लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं या क्या कोई मजीद गड़बड़ हो गई है? देखिए, तो आज मीटिंग हो रही है, कल शाम जिसमें टीवी चैनल पर बैठा हुआ था तो मैंने कल भी कहा और आज रिपीट करूंगा कि नवाज शरीफ का आना जो है ना अब मशकूक हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस बयान के बाद वो पाकिस्तान आएगा। बहरहाल उसकी मर्जी है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो नहीं आएंगे। आपको लग रहा है? बिल्कुल। सेनेटर जाहिद खान साहब, सर आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी इस वक्त तक, अभी जो लंदन में आज मीटिंग हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी, उसमें वो ये कह रहे हैं इस साजिशी टोले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। वो बड़े कॉन्फिडेंट है अपने इस बयानिए के बारे में। आपको लग रहा है सब उनको कायल कर लेंगे? शहबाज शरीफ साहब भी भागते हुए गए, वहां पे मरियम नवाज भी गई, तो कुछ मियां साहब के लबो लहजे में तब्दीली होगी? देखिए जी, ये तो मुस्लिम लीग खुद कह सकती है या मियां नवाज शरीफ कह सकते हैं, हम तो सिर्फ सियासी बात कर सकते हैं कि देखें अगर उसने सियासत करनी है और वो ये देखते हैं और ये इसमें वाकई कोई शक तो नहीं है, 2014 के बाद जो कुछ हुआ था वो तो आपके सामने पूरे दुनिया के सामने है, तो जाहिर है कि इसमें जो अनासिर मुलविस थे उसको तो सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि 2018 के इलेक्शन का जो हुआ और जिस तरीके से उसका हशर हुआ, और खुद फिर बाद में इमरान खान ने माना कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट लेके आया, और उसके बाद भी उसने ये कहा कि चूंकि जब भी मैं कोई बिल पास कर रहा था या कुछ भी होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी तो मैं एजेंसीज को कहता था वो बंदे लेके आता था। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो यानी सियासतदान तो है इस तरह की, क्योंकि वो अपने मफादात के खातिर किसी की छतरी के तरह जाके बैठ जाते और अपने इक़्तिदार के खातिर सब चीजें दाव पे सियासत को लगाते। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है और अदलिया ने 1947 से लेकर आज तक जो किरदार अदा किया वो सबसे बड़ा गिनावना साजिश है। अगर आप देखें कि जितने चीफ जस्टिस देखे ना, अभी जो बंदियाल चला गया, ये जो अभी जिस वक्त ये सूरत हाल है कि लोग बिले जला रहे, तो इसकी जिम्मेवार तो मैं उसको समझता हूँ, इसलिए कि सेक्रेटरी एक का जिसने तशरीह किया, आज हुकूमत इसकी भी होती, पीटीआई की भी होती और बाकी पार्टियों की भी होती, तो मुल्क एक सही सम चलता। लेकिन बदकिस्मती से वो जो सेक्रेटरी एक वो फिर रीराइट कर दिया, उनकी ये इख्तियार अदालतों के पास नहीं है। और ये वही अदालतें हैं ना कि जब परवीन मुशर्रफ बैठा तो उसने कहा वर्दी भी पहने और आप आइन में अमेंडमेंट भी कर दे। तो फिर आप मुझे बता दें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा गुनावना किरदार तो हमारे जुडिशरी ने अदा किया है। तो ये अगर मियां नवाज शरीफ ये कहता है कि जो साजिशी लोग हैं उनको सजा, तो हम तो कहते हैं मिलना चाहिए ताकि आइंदा के लिए कुछ तो ऐसा ना हो। लेकिन अब जाहिद खान साहब बिल्कुल बात तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासत के अंदर इदारों का किरदार नहीं होना चाहिए और आपके जो पॉलिटिकल नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे, उनको ही आगे आना चाहिए। लेकिन जब एक पार्टी के अंदर से छोटे भाई कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट की 30 साल से आंखों का तारा हूं, मियां नवाज शरीफ कुछ और बात करते हैं, मरियम नवाज अपने जलसों में कुछ और बात करती है, तो ये क्या फिर ये टोपी ड्रामा है या अवाम को वैसे ही बेवकूफ बनाया जा रहा है या इलेक्शन करीब है तो इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो मैंने पहले आपको अर्ज किया कि ये वजाहत तो कर सकते हैं, ये सियासी राय में आपकी जानना चाहूंगी। मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ को जब मैं जानता हूँ तो नवाज शरीफ इतने तक जानता हूँ कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ कि वो जो बात करते फिर उससे अमल करते हैं। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं कि उसके भाई
जो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के आंखों का तारा हूँ या मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, तो ये इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। अच्छा, ये तो ये भी कहता था, याद हो गया, मैं एक पेज पे हूँ, और इमरान खान साहब भी कहते थे एक पेज पे हूँ। अब वो नवाज शरीफ क्या कितना इनके ज़ेर असर आता है, कितनी अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, तो ये तो वक्त बता सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, आसमा एक बात मेरे साथ, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस हालात से इस मुल्क को नहीं निकाल सकता है। सब मिलके बैठना होगा और सबको एक अहद करना होगा। ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम है कि उसने ये किया, प्लान नहीं किया, सबने ये किया, ये तालाब में सारे बराबर है, कोई किसी को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकता। जो जाहिद खान साहब, ये आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मिल बैठ के पहले तो ये सोचे कि मैं अपने मुल्क को कैसे बचाए, मुल्क को आगे कैसे ले जाए, अपने मफादात को बाद में देखे, क्योंकि हर एक कुर्सी के लिए चक्कर में पड़े होते हैं और वो बिल्कुल भुगतती तो एंड में अवाम है ना। बिल्कुल आप उनको पहले लेकर आते हैं, फिर जो मोहम्मद साहब मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगी, ये बाकी आप लोग सब एक टेबल पे मिल बैठेंगे, हमेशा एक बात होती है सियासतदान इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे नहीं होंगे तो ये देख लेना, पहले आप उनको एक्सटेंशंस देते हैं और फिर उसके बाद उनके खिलाफ बातें करते हैं। एक्सटेंशंस में मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, नॉट बिकॉज के पॉलिटिकली, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को ख़राब करना है तो उसके जो सिस्टम है उसके हेड को आप एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर एक जा रहा है तो एक उसके लिए तैयार हो रहा है, तो एवरी क्योंकि वो एक सिस्टम से चल रहा है। तो जब आप एक बंदे को एक्सटेंशन दे देते हो, आप बेसिकली ये कहते हो कि आपके बाद कोई इस काबिल नहीं है कि वो सीट ले लेकिन बट ये सियासी फैसले होते हैं, ये गलत है ना, ये गलत फैसला है। मैं ये समझता हूँ ये फैसला बहुत गलत है और होना ये चाहिए जो सीनियर मोस्ट उस वक्त विद अ सर्टेन टाइम पीरियड लेफ्ट, उसको आप ऑटोमेटिकली कर ले। प्राइम मिनिस्टर जरूर एडवाइस दे, लेकिन उसके अंदर होना चाहिए सो दैट एवरी पर्सन शुड नो। अच्छा, उसमें काउंटर नैरेटिव ये होता है कि अगर एक बंदे को पता चल जाए कि क्या है, तो आर्म फोर्सेस में एक चीज ये हो जाती है कि जो ही आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं और अगर आप एक बंदा सीनियर मोस्ट हो जाए तो बाकी कोई सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि वो कहेंगे उसमें, तो उसमें किसी हद तक आप पहले 3 को मेरिट में करके कर सके, आपको कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब बात आ जाती है, देखें सब लोग कहते हैं कि जब पीपल्स पार्टी या इमरान खान जो कहता था कि जनरल बाजवा को कहता था कि आप कर लो, इस तरह है। अब हम सबको पता है कि हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि यस मैन हैं और वो अपना रुख बदलती हैं फ्रॉम द सिग्नल्स दे गेट, ठीक है। अब अगर वो नहीं आ रहा, फर्ज करें आप कैमरामैन साहब आपके नहीं आ रहा है आपका, मैं आपको कहूंगा कि जी प्लीज उनको बुलवा लें, ठीक है, तो फिर आप उनको कहेंगे एक फोन करके भाई आ जाओ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। अब रही बात ये कि इसका फ्यूचर हमें क्या करना चाहिए। फ्यूचर ये करना चाहिए, हमें थोड़ा सा देखना चाहिए एविडेंस बेस्ड डिसीजंस आज तक दुनिया में क्या हुआ है। तो हमें एक मॉडल मिलता है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में क्या होता है, जब नेल्सन मंडेला को कहता तो उसने क्या था कि सबसे पहले ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ का मतलब ये नहीं है, ट्रूथ का मतलब ये है आप सारे आओ, ओपनली अपनी गलतियों का एतराफ करो, अवाम से माफी मांगो और उसके बाद आप बेशक पॉलिटिकली एक दूसरे से लड़ो, आप बेशक पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ करो, लेकिन आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करें। बिल्कुल, बड़ी आप जो अहम बात करें कि कोई गैर आईनी काम नहीं। सियासतदानों को आके वाकई अगर एक जगह बैठना है तो क्या वो अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे या माफी मांगेंगे? चीमा साहब, मुमकिन हो पाएगा? ये बड़ी सख्त लाइन है। क्या आपने देखा माजी में भी बड़ा ऐसे परवेज मुशर्रफ की मिसाल ले लें, उस पर बड़े नारे लगे, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था ये डूएबल नहीं है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो अभी आप कैसे एहतसाब करेंगे? देखिए अस्मा, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं और क्या पॉसिबल है कि नहीं है वो एक अलग क्वेश्चन है। देखें, जो मियाँ साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है वो असूली भी है और हक़ाइक़ पे मबनी है। सबको पता है कि कौन थे इसमें मियाँ साहब के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले, कौन एलिमेंट्स थे, साजिशी लोग कौन थे और कौन उनके आलाकार बने, इसमें कोई शक नहीं। सबको पता है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब जो है उनका जो किरदार था सबके सामने है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस उनके आलाकार बने, साकिब निसार साहब, खोसा साहब, वो भी सबको पता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या उनका एहतसाब मुमकिन है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक वो रवायात कायम नहीं हुई, इदारे भी उस तरह मुस्तहकम नहीं हुए, तमाम इदारे, और रवायात भी उस तरह की जमहूरी रवायात जो हैं वो अभी तक वो उस तरह की मुस्तहकम नहीं हो पाई, जिसकी वजह से है कि ये फिर गैर आइनी इक़दाम भी ये है कि बाज़ औक़ात एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। असूली तौर पर मैं समझता हूँ कि जाहिद खान साहब ने भी बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है
कि तमाम सियासी लोग इकट्ठे बैठें, कलेक्टिव विजडम से काम लें और मुल्क को इन मसाइल की दलदल से निकालें। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर मुल्क और कौम के मफाद में। लेकिन बिठाएगा सर कौन? ये कौन ये जिम्मेदारी कौन लेगी? अभी तो सबको आउट करने की कोशिशें हो रही है, बहुत सारे लोगों को माइनस करने की कोशिश हो रही है। सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, सबको पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और सेनेटर हुमायूं साहब ने भी सही कहा कि देखें, इसका जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात है उसमें ये देखें ज़रूरी है, जिस तरह उन्होंने कहा कि सब अपनी गलतियों का इतराफ़ करें, कौम से माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए यह अहद करें कि हमने अपना किरदार जो है वो आइन के मुताबिक अदा करना है और साफ़ सुथरा किरदार। देखें, इसी से ये है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे मुल्क और कौम का मफाद है। और इसके लिए फिर मैं कहूँगा कि ज़रूरी है कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठे, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और कलेक्टिव विजडम के जरिए। आप इस चीज़ के हक में, जैसे चेयरमैन पीटीआई को माइनस करने की कोशिशें हो रही है, वो सबको नजर आ रहा है, फिर आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि सारी सियासी क़यादत मिल बैठे तो सारी सियासी क़यादत मुल्क की जो है वो ज़ाहिर है कि पीटीआई के बगैर मुकम्मल नहीं होती, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमें यह है कि एक असूली बात करनी चाहिए, यह है कि कौम का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा ज़ाहिर है कि पीटीआई के साथ है। आप ना उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना उसको सियासी मैदान से खारिज। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको साथ होना चाहिए। कादिर मंदोखैल साहब, ये जो सारी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, आपको लग रहा है ये जो एहतसाब की बातें की जा रही हैं, एक तो एहतसाब होगा और जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो एक नून लीग को हासिल है और आपको हासिल नहीं है, तो अभी ये जो डॉक्टर मोहम्मद साहब ने भी अभी बोला कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड से एवन फील्ड तक ये बात जो है आगे चलने के लिए, तो वाकई अब कुछ ऐसा हो गया इसके बाद? देखिए अस्मा चौधरी साहबा, निसार चीमा साहब मेरे कोलीग भी रहे, मेरे साथ कमेटी में भी रहे, बड़े अच्छा वक्त हमने गुजारा है। मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हम सब मिल के बैठ के काम करना चाहिए। देखिए, उसका पहला नुकसान हमें ये हुआ जब हम नहीं बैठ रहे। यकीनन हमने पिछले हुकूमत को या मईशियत या जो भी हमारी सोच था उसके ऊपर काम करने के लिए हम मिल बैठे और हम उसमें कामयाब हो गए। पाकिस्तान की तारीख में पहला अदम एतमाद की तारीख। अच्छा, अब जब हम इकट्ठे नहीं हुए हैं, इसका नुकसान ये हुआ कि कल और कल से पहले 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किए बगैर तरक्याती कामों पे पाबंदी लगा दी है। जरा मैं आपके तौर से इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन और इनकी मेंबरान से पूछना चाह रहा हूं कि आप कौन से आईन, कौन से कानून, कौन से रूल्स के, कौन से उसूल के तहत आपको तरक्याती काम जो सीवरेज के पानी के लाने हैं उस पर आप पाबंदी लगा रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ना बैठना, हर आदमी जो है ना वो एक से एक शाह का वफादार, क्या मिसाल है, वो करने के चक्कर में है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन हमारे साथ खेल रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि आप जल्द शेड्यूल अनाउंस करें। उसने कहा कि जी वो हम जनवरी के आखिर में करेंगे। आप मुझे आसमा भी बताओ, जनवरी के आखिर में सख्त सर्दी हुई। बिल्कुल सर, बर्फें पड़ी होती हैं, बर्फें होती हैं। सख्त सर्दी के अलावा आसमा साहबा आप मुझे बता दो, मैं कानून के तालिब इल्म कैसे से बता रहा हूँ कि जब वो इलेक्शन कमीशन ये बात करे, इनकी अलका-बंदी जो ना वो तो हो चुकी है 1 साल पहले। मैं खुद उसका एक विक्टिम या कंप्लेनेंट था। वो सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है। अब क्योंकि वो सीसीआई की मदद ले रहे हैं या उनकी शेल्टर पे खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सीसीआई भी गैर कानूनी और गैर आईनी थी, क्योंकि उसमें 2 निगरान वजीर आला बैठे हुए थे जिनके कोई कानूनी। लेकिन ये इतराज आप लोगों ने उस वक्त उठाया, कादिर मंदोखैल साहब आपके भी चीफ मिनिस्टर मौजूद थे उस मीटिंग में, आप लोगों ने उस वक्त? जी मैं बिल्कुल, मुझे पता था आप यही सवाल करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर ने मीडिया पे आके बता दिया है कि हमारे सामने ये बात नहीं भी है कि हम अलका-बंदी के बाद इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ने नहीं भी कहा तो इलेक्शन कमीशन की ये अखलाकी, उसूली, कानूनी, आईनी किरदार नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शन को बिला वजह पोस्टपोन करने के चक्कर में है। क्या आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 के तहत 90 डेज के अंदर, जो कि 9 नवंबर को पूरे हो रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है? उनका अपना फर्जियात में नहीं शामिल है? और ऊपर से आप तरक्याती काम रोक रहे हैं। आपने जो सब्सिडी दी है खाद की कंपनियों को, आप डायरेक्ट किसान को क्यों नहीं दे रहे? आप जो अशराफिया है, आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन पे टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? जो गरीब आवाम को आपने 25-30 हजार बिजली का बिल पकड़ा दी, जिनके 2000-3000 बिल आ रहे थे। तो ये सारे काम जो ना, उसकी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने
कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अब आज भी अगर आप देख रहे हैं, चीमा साहब इस बात की गवाही देंगे, तमाम हदारों के सरबराहान, बोर्ड के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के लगे हुए हैं। सबसे बड़े सूबे का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का है, निगरान वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का है, और एक हफ्ता पहले हल्फ उठाने से पहले उसने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। मैं गवाही दे सकता हूं उसका। अच्छा, तो ऑपोजिशन लीडर भी तो सारा एंड में नून लीग के निकल आए, तो ये जो आप नहीं, एंड वक्त नहीं, नाना आसमा, एंड वक्त नहीं है। वो तो शुरू से अपोजिशन लीडर ने हामिद मीर साहब के शो में कहा कि मैं आइंदा इलेक्शन नून लीग की टिकट से उसी आदमी से। तो फिर आवाम को बेवकूफ बनाया गया ना इन 16 महीनों में, फिर बड़ी माजरत के साथ आवाम को बेवकूफ बनाया गया, और एंड में देखे फिर भुगता किसने? पाकिस्तान की आवाम ने। जाहिद खान साहब, ये जो सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है कि क्योंकि इलेक्शन की डेट नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जनवरी के एंड में अनाउंसमेंट जो की गई है, आपको लग रहा है जनवरी में हो पाएंगे इलेक्शंस? क्योंकि फिर आगे फरवरी का आ जाएगा और फिर बीच में रमजान भी आ जाएगा, तो बात कहीं आगे तो नहीं चल निकलेगी? देखिए आसमा, ऐसा नहीं है। इलेक्शन अगर करना हो तो इलेक्शन तो हो जाते हैं। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये नहीं करना चाहिए था। जब हम वफद मिले थे तो मैं भी उस वफद में शरीक था। पहले हमने बात की थी, हम तो ये लोग हैं और हम समझते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। वो कह रहे थे पहले आप लोग बात करें, हमने जब बात की कि जी 90 दिन से तो एक दिन भी आगे नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा आप लोग सही कहते हैं, लेकिन उन्हें कहा कि जी आप लोगों ने हमारे हाथ बांधे कि आपने सीसीआई की मीटिंग बुला के नए सेंसस के 2 दिन देखे, इसमें क्या तुक बन रही थी? 2 दिन पहले क्यों सीसीआई की मीटिंग बुला के इसकी अप्रूवल दी है? तो जाहिर है कि इनके अंदर ये भी शिक मौजूद है कि जब नई सेंसस होती है और जब सीसीआई अप्रूवल देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड हो जाता है कि ये वो हल्का बंदियां करे। तो हमने कहा कि नया हल्का बंदी तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि असेंबली है नहीं कि अमेंडमेंट करे। तो उसने कहा कि नया तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आबादी ज्यादा हुई है, जिसमें कम हुई, तो उसमें तो हम आगे पीछे तो कर सकते हैं। इसलिए हमारे पे कतराना है कि हम ये करेंगे। तो हमने ये कहा कि इसके बावजूद भी अगर आपके लिए मुश्किलात है तो आप लोगों ने जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने, ताकि जो मुल्क जिस तरफ जा रहे हैं, देखिए अभी इस पे सेवल ना परवाने किस चीज को कहते हैं, लोग रोडों पे है बिजली के बिल जला करने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। तो हम इस वक्त तो एक बहुत संगीन सूरत हाल से गुजर रही है हमारी मुल्क। तो हमने यही कहा कि जी इलेक्शन करा दे। अभी भी उन्हें यही तो कहा कि जी हमने 27 सितंबर को तो लगा कि उस पर ज्यादा टाइम न लगाए। और ये बात नहीं, आपको पता होगा जुलाई वाला जो पीछे 2018 की जो इलेक्शन था, तो सारा कैंपेन तो हमने रमजान में चलाई थी। रमजान की कोई बात नहीं होती, जब इलेक्शनें होती है तो जंगों में होती है। और जिस तरीके से हमने भुगता है आपने देखा है, 2013 में हमारे साथ किया हुआ था, 2018 में हमारे साथ किया हुआ था। हम अपने शहीदों की जनाजे उठा रहे थे, बाकी पार्टियां जैसे करें। आज भी हमारे सूबे का यही सूरत हाल है, 40,000 लोग वहां पे दहशतगर्द आके बैठे हुए। आपके चतराल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में सबका उनका कब्जा है, और हम लोग अभी भी एरिया भी कल भी ऑपरेशन हुआ है 2 डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें भी 8 दहशतगर्द मारे गए, 4 पकड़े गए। तो हमारे लिए तो अभी भी वैसे लेवल फील्ड तो है ही नहीं। आप भी शिकायत करें, आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, ये शिकायत अब आप भी एएनपी कर रही है, केपी के अंदर से ये आवाज उठ रही है। जी हमने बहुत इसलिए कि हमने ये कहा कि हमें रियासत तो जिम्मेवारी ले, इलेक्शन कमीशन तो जिम्मेवारी ले कि हमें तो तहफ़्फ़ुज़ तो दे, क्योंकि हमारे वर्कर्स पे जब अटैक्स होते हैं, जब वहां पे आपको पता है, आप खुद भी आपने देखा हुआ, आपने भी देखा, आप गए भी हैं, तो वहां पे ऐसी सूरत हाल हो कि जब वो लोग दंदनाती फिरते हो तो फिर लोग और ये अटैक्स देखिए, अभी 2 दिन पहले हमारे एक एडवोकेट को बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग में वो शहीद किया गया। तो ये हमारे लिए तो ये भी सबसे बड़ा मसला है ना। तो हमने तो ये इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई हमारे साथ तो बैठ के हमें कहें कि आप हमारे लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ हमें दे सकते हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल जो भी पाकिस्तान की जिस वक्त सूरत हाल ये बगैर सारी पॉलिटिकल पार्टी मिल बैठ से हल होगा, इसके अलावा इसका कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपको नहीं नजर आ रहा, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देगा कौन? मोहम्मद साहब, आपको क्या लग रहा है? ये सब शिकायत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही है, एएनपी कर रही है, तो किसने ये देनी है लेवल प्लेइंग फील्ड सबको? वो मुझे एक मिसरा याद आ गया, वो कहते हैं ये महफिल है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो अगर आपने ये चीज़ें लेनी है ना, तो आपने इसका ये बेसिकली अवाम का हक है। लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे हमवार जगह चाहिए तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन लेट्स से जो मेरिट वाले लोग होते हैं वो किसी भी पिच में जाके खेल सकते हैं।
आपको कहना चाहिए हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेरिट है ना, वो है इलेक्शंस। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, पीटीआई कहती है, पीटीआई ने पिछले उससे कहा हुआ है, ये 1 साल से हम कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस आ जाओ, इलेक्शंस पे बात कर लेते हैं एंड लेट्स डू द इलेक्शंस। और इवन ड्यूरिंग 3.5 पौने 4 साल में हम लोग इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने के लिए हम लोगों ने एक वो जो जिसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की थी। अगर उसको हम लोग देख लेते, अगर हम उसको देख लेते तो उसके दोनों कॉन्सेप्ट थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी थी और उसमें फिजिकल वोटिंग दोनों का कॉन्सेप्ट था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पे यकीन नहीं कर सकते तो आप वोट भी गिन सकते थे। लेकिन नहीं, वो इसमें देखिए उसमें कोई खदशात नहीं थे, देख लेते, पढ़ लेते, देख लेते, बगैर देखे इन लोगों ने किया। लेकिन एनीवे, अब तो पानी सर से गुजर गया, अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए मैं पर्सनली ये समझता हूं कि इस वक्त, और ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह रहा, ये हर वो काम कर रहा है जो हमने मार्च अप्रैल में उन 2 सूबों के जो इलेक्शन से जो आर्टिकल 224(2) के तहत हम लोगों ने एक बहाना दूसरे बहाने के लिए ऐसे नहीं किया। अब उनके पास एक जवाज आ गया है और वो उस जवाज को लेके आगे कर रहे हैं। और मेरी नज़र में, मैं जितना समझता हूँ, मेरी नज़र में अगर ये जनवरी के एंड में, फरवरी में भी इलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। अच्छा। हालांकि नजर नहीं आ रहे, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे देखिए, मुझे इलेक्शन कमीशन की नीयत में फतूर इसलिए लग रहा है कि अगर आप आइन को पढ़ते हैं तो आइन में जो डीलिमिटेशन की बात करते हैं, जो आर्टिकल 55(5) के लिहाज से, वो बेसिकली तब है जब आपकी सीटें चेंज हो रही हैं। अच्छा, जब सीटें चेंज नहीं होती तो जो डीलिमिटेशन, जिसको आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी जगह पे आपकी ज्यादा हो गई, किसी जगह पे कम, तो उसको ये तो आप हर साल होता है। हर साल आप देखते हैं कि वो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आपको अनाउंस करता है कि आप अपनी सीटें देख लें कि किस जगह पर हैं। ठीक है। अगर तो ये 10 साल में नहीं, इसमें कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। ये बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मिस इंटरप्रेट और मिसलेड, ये लोगों को गलत तरफ लगा के उस आइन का गलत इस्तेमाल करे। गलत आइन सिर्फ वैसे क्लियर है, आइन कहता है तो 90 दिन की बात करता है, वो 90 अगर हो जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर, और 90 से 95 दिन की बात नहीं है। इन लोगों ने जो कानून पास किए हैं, उन कानून में इन लोगों ने हर वो काम कर दिया जो अपने इलेक्शन कमीशन को और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने एम्पावर कर दिया कि वो अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमें उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ के अपना हक लेना पड़ेगा। आप अपने हक लेने की बात करें तो सर, जो गलतियां अब आप कर गए तो खमियाजा बाकी लोग भुगतेंगे। जो इस्लाहात कर गए, निगरान हुकूमत को इख्तियारात दे गए, बहुत सारे इंतजामी और माली मामलात, तो फिर कैसे अब इलेक्शन होंगे? आपको लग रहा है टाइम पे हो पाएंगे? नहीं, हमें तो ये बिल्कुल तवक्को है, पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पे होंगे। इलेक्शन कमीशन की भी देखें, सेंटर हुमायूं साहब तो नीतों के हाल जानते होंगे, वो कह रहे हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है। हमें नीतों का हाल नहीं पता, हम तो अमाल पे जाते हैं। वो अल्लाह जानता है, हम तो अमाल पे जाते हैं। और अमाल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हमारे सामने, और वो जो उन्होंने इलेक्शन का अनाउंस किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, तो हमें, मेरा ख्याल है, उस निज़ाम से काम लेना चाहिए। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन बिल्कुल होंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बात क्या बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। और दूसरी बात देखें, बात यह है कि मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इल्ज़ाम तराशियों की बजाय ये है कि हमें मिल बैठना चाहिए, सारी कौमी सियासी क़यादत को मिल बैठना चाहिए। जहाँ तक देखें, मंदुखेल साहब की बात मैं उनसे इत्फाक करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये हक नहीं है कि तरक्याती मंसूबे वो रोक दे। उनके हल्के में भी रोकें, और मैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए मेरे हल्के में भी वजीराबाद में, गखड़ में, कई जगहों पे हमारे तरक्याती मंसूबे रोक दिए गए हैं। तो रोकने की वजह क्या बताई? फंड्स नहीं है क्या? नहीं, फंड्स हैं, फंड्स मौजूद हैं कि जी आपने ये जो अप्रूवल है ये 15 अगस्त से पहले नहीं ली। अच्छा। यानी अंदाजा करें ना कि भाई अगर 16 को आ गई है तो उसमें यह है कि ये अवाम के साथ क्यों ये जुल्म कर रहे हैं। ये तरक्याती मंसूबे हैं, कोई गलियां बन रही हैं, कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर हो रहा है। सर, ये इलेक्शन से पहले क्यों बन रहे हैं? ये भी कहा गया ना कि अरबों रुपए तकसीम किए गए असेंबली जाने से पहले तमाम एमएनए सेंटर हुमायूं साहब से पूछें, ये तो हर साल ये देते थे। हम तो ये हमारी तमाम लोगों को मिलते रहे हैं। जी जी। इनके दौर में, 4 साल दौर में, मुझे बता दें, पीटीआई जिनका ताल्लुक नहीं था, इनके हलीफ नहीं थे, किसी एक एमएनए को, किसी
कैशियर सेनेटर को मिला हो, किसी को नहीं मिला। ये इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी। ये इन तरीके इंसाफ वाला इंसाफ तो हम नहीं चाहते ना। अच्छा। हम तो सही इंसाफ चाहते हैं क्रॉस दी बोर्ड सबके साथ। ये और दूसरी बात जो है वो कह रहे थे कि आगे बढ़ के आप जाम उठा लें, ये दौर इस तरह का है। देखिए हम ये है कि ये नहीं चाहते कि कोई कानून को हाथ में ले, हम चाहते हैं कि सब लोगों को इस तरह का सिस्टम हो कि सबको उनका हिस्सा मिले, अक्रॉस दी बोर्ड इंसाफ हो, यानी इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, अक्रॉस दी बोर्ड हो। और ये इनके दौर की तरह वो जो है कि इस तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का या ना किसी का एहतसाब हो, ना ये है कि ये वन साइडेड हो, एहतसाब भी हो, इंसाफ भी हो और अक्रॉस दी बोर्ड, क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, एहतसाब और इंसाफ। और कादिर मंदोखेल साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या वाकई फिर इंसाफ होता हमें दिखाई देगा? देखिए, ये जो केसेस दोबारा खुल गए, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग या दूसरी जो इत्यादी थी उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह ये है कि एज ए वकील मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नेब की जो टॉर्चर है वो सबसे बड़ा मुश्किल टॉर्चर ये है कि यानी आम जो अंग्रेज का कानून है हमारे मुल्क में पीपीसी का, उसमें अगर 200 कत्ल भी कोई बंदा करे खुदा न खास्ता तो उसकी रिमांड ज्यादा से ज्यादा 14 दिन हो। 14 दिन भी एक दिन ही होती है, 2-2, 4-4 दिन करके। यहाँ तो 90 दिन होता है, यहाँ 3 महीने। अब आप ये समझ लो कि खुर्शीद शाह साहब ने, डॉक्टर आसिम ने, शर्जील मेमन ने, ये बहुत सारे हमारे रहनुमा जो ना ये सब टॉर्चर से ये गुजर चुके हैं। हमारी आदि फरियाद मुराद 12 बजे जेल में घसीटा, तो ये सारी चीजें हो चुके हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात है तो मुझे लग रहा है पीटीआई को ही भुगतने पड़ेगी, क्योंकि अपील भी पीटीआई ने की है। तो बहरहाल सेनेटर हुमायूं साहब को मुबारक हो ये केसेस। दूसरी बात मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, ये फैजाबाद धरना केस पे जरा भी आ जाएंगे, उस पे जरा रोशनी डालें। धरना केस के हवाले से ये बड़ा मुश्किल है मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए, क्योंकि एक तरफ जो ना जिस तरह उन्होंने कमेंट्स पे पास किए थे और जिस तरह उस हवाले से उस वक्त उन्होंने जो ऑर्डर किए थे जजमेंट में, तो मैं समझ रहा हूँ कि कड़ा इम्तिहान है हमारी जुडिशल सिस्टम का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में 139 नंबर पर है। तो अल्लाह करे जो काजी फाइजा साहब की जो ख्यालात है या जो उसकी सोच है या फुल कोर्ट का उसने की है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इसका भी बड़ा एक कड़ा इम्तिहान है काजी साहब के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस को सबसे पहले ये भी स्टेप होना चाहिए, इस केस को फिक्स करना चाहिए कि पीटीआई के या कुछ और लोगों ने जो किया था, नजरसानी अपील थी ना सर इस पे, तो आप क्या एज अ लॉयर क्या बता सकते हैं कि नजरसानी में क्या होगा? एमक्यूएम नजरसानी में गई थी, शेख रशीद गए थे, पीटीआई गई थी, और जाहिर बात है फौज की जानिब से भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया था उस वक्त। मैं केसेस को अदालती कार्रवाई को देखता आ रहा हूँ पिछले 30 साल से। नजरसानी में 1% भी केस इधर उधर हो सकता है, मगर उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसमें कोई चेंज आएगा, लेकिन मैं आपकी तवसत से और निसार चीमा साहब को और मोहम्मद साहब को और जायद खान साहब को सबको कि हमें एक मुतालबा करना चाहिए मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से कि 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन कराएं, जो इंश्योर करा दें। ठीक है, ये जो सेनेटर जायद खान साहब, ये जो बात हो रही है अभी और नजरसानी केस का भी हमने हवाला दिया, आपको लग रहा है कोई इंसाफ होगा? वो कह रहे हैं रिव्यू में कुछ 1% ही बात होती है कि इधर से आगे नहीं जा सकते, जो फैसला होता है शायद उसी पे ही अमल किया जाता है। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? है कि काजी फाजी शाह साहब के साथ जो कुछ हुआ उस केस के जो फैसले के बाद हुआ था ना, जी जी बिल्कुल, उसको जब दीवार के साथ लगाया, उसके बेगम को रुलाया, उसको रुलाया, और उसके साथ जो कुछ हुआ आपके सामने बात है। जाहिर है कि इसमें रिव्यू में क्या होगा। देखिए, ये तो सबको पता है कि पैसे कौन उधर तकसीम कर रहे थे। अब इमरान खान तो खुद कह रहे कि मेरे वर्कर तो कहते कि जी हम सारे चले जाए, उस पर बैठ जाए। अब शेख रशीद उसको क्या देगे बना के भेज रहे थे। तो ये चीज तो एक ओपनली शर्ट चीज कैसे है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी जिम्मेवारी है। सर, वो आपको याद है टीएलपी के जो सरबराह थे उस वक्त, वो उन्होंने कहा था कि फिर अगर ये बात खुली तो फिर मैं भी बताऊंगा कि मुझे यहाँ कौन लाया था। हाँ, तो यही तो बात है। मैं ये आपको एक बात बता दूं, मैंने 2014 में जो हमारे जन सेशन चल रहा था और ये डरने वाले बाहर बैठे हुए थे इमरान खान साहब और कादरी साहब, तो मैंने मियां साहब को ये कहा कि आपको पता है कि आपके खिलाफ एक साजिश हुई है और पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी है, आप मेहरबानी करके बता दे इस पार्लियामेंट को कि आपके खिलाफ जो साजिश करने वाले वो कौन है। नहीं बताया। उसके बाद मुल्क का जो हाशर हुआ। आज आप अभी एक बात मैं एवन फील्ड की बात करें, जिस तरीके से केस खुल गए, भाई उनने तो भुगता, जिसने कितना मुझे आप 2000 नहीं 97 से लेकर आज तक एहतिसाब हुआ है ना इस मुल्क में, मुझे बताए एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा किसी भी बंदे को कोई जुर्म साबित हुआ?
किसी को कोई सजा हुई, ये तो ऐसे ही बस हमेशा के लिए देखे पे मुशर्रफ इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले मियां साहब ने इस्तेमाल किया था 97 में, उसके बाद फिर अभी ये दो हुकूमतें तो आई ने तो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। फिर जब इमरान खान आया तो आपने उससे जितना इस्तेमाल किया, आपको पता है कि 90 दिनों कितने दिन लोग आइसोलेशन में रहे। तो अभी अगर नुकसान होगा उससे तो वो तो ज्यादातर इमरान खान और उसके पार्टी को होगा। अच्छा। क्योंकि उन्हें तो भुगता है वो लोग। सर ये जाहिद खान साहब, ये भी आप देखिए, उनकी पार्टी के अक्सर जो लोग हैं उन पे जो केसेस हैं वो तो अभी तितर बितर हो गए। कोई ये इस्तेकाम में पाकिस्तान में चला गया, कोई खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली, तो वो तो मेन केसेस है, वो तो इधर उधर रह गए। खान साहब तो चले, उनकी बात तो बात की है ना। यही तो बदकिस्मती इस मुल्क की किंग पार्टी जब बनाते रहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि हम लोग अभी हमारा एस्टेब्लिशमेंट गैर जान होगा, तो ये किंग पार्टियां बना कौन रहा है? और पहले ये किंग पार्टी किसने बनाई थी? और इस मुल्क को इस देहात में जो मैं कहता हूँ, हमने तो ये कहा ना कि ये सारे लोग इन चीजों में अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपने देखा कि मरियम के केस में तो मरियम तो जीत चुकी है। जब मरियम जीत गई तो नवाज शरीफ का क्या सजा मिलेगा उसको? नवाज शरीफ को सजा मिल जाएगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। बस ये है कि ये सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है जो नैब करता है। बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। और अभी भी आप ये वक्त है कि हम मिल बैठकर इसको खत्म कर दे चीजें, और हम कहें कि जो चोर है वो आके खुद बता दे। लेकिन बताना तो किसी ने ही नहीं है। लेकिन ये तो साबित कर रहा है ना चोर कौन है। सर ये साबित कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन वालों ने कि जी इकट्ठे बैठना होगा और फिर प्रोसिक्यूशन वालों ने साबित करना है कि चोर कौन है। मोहम्मद साहब आखिरी बात हम करेंगे, क्या नुकसान इसका आपको होगा अभी जो केसेस नहीं खुल गए, नैब कलअदम करा देगी? ऐसा है कि जो मेरी नज़र है, चूंकि मेरी बातचीत नहीं हुई इमरान खान साहब से, जो मेरा एक तज़िया वो ये है कि अगर इमरान खान जी अपनी ज़ात या अपनी पार्टी को सामने रख के डिसीजन लेते तो वो शायद इसको रिव्यू में ना जाते, इसके लिए ना करते। उन्होंने इसको इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि जो बेसिकली एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जो आपके जो एसेट्स है बियॉन्ड मींस उन उस पे होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा बेसिकली लोगों का है। ठीक है, तो उस चीज़ को सामने आनी चाहिए। उससे नुकसान हमारा है, डेफिनेटली है। वो 15 दिन की बजाय 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन दैट्स इमटेरियल। इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, ये लोग तितर बितर नहीं हुए, ये बेसिकली दे आर द लॉयलिस्ट ऑफ ऑल। ठीक, उनकी लॉयल्टी उनके साथ है जिनके इशारे पे वो तितर बितर होते हैं। सही। सो दे हैव नेवर चेंज देयर पार्टी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि हम लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल नजरियाती लोग, चाहे वो देखे ना, चाहे वो हम लोगों ने देख लिया ना, हम लोगों ने देख लिया। आज राजा रियाज पहले कह चुका था कि मैं इनके साथ हूं, और उसको बनाया ओपोजिशन लीडर इस बेसिस पे कि वो इनके साथ है। आज अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज और जरा दिल बड़ा करें, ये भी, और हम भी अपना दिल बड़ा करें नेक्स्ट टाइम के लिए, पीपल्स पार्टी भी दिल बड़ा करे, सारे करें कि इन लोगों को ये जो फसली बटेरे हैं ना, हम उनके लिए वो क्रॉस केयरिंग वो चीजें रख लें, और इनको अभी भी जो भी है उनको निकाल दें। तो राजा रियाज साहब तो आगे सर आप लोगों ने वेलकम भी किया, तो क्या अच्छी बात है, ये अच्छी एग्जाम्पल है आप सेट कर रहे हैं जो आगे के लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि जब असमाम अपोजिशन में होते हैं, तो मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उनका नुक्ता नज़र और कॉन्टेक्ट डिफरेंट होता है, उनका विजन डिफरेंट होता है। इक़्तिदार में आते हैं तो डिफरेंट हो जाता है, और देयर इज़ नो एक्सेप्शन। और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का अनफॉर्चुनेटली उनसे गलतियाँ हुई हैं माजी में। मैं फिर ये कहूँगा कि सबको गलतियों से सीखना चाहिए और आइंदा के लिए तहैया करना चाहिए कि हमने मिल बैठकर मुल्क और कौम के मफाद में फ़ैसले करने हैं। जब तक ये नहीं होगा, देखें बात यह है कि ये जो है ये लोटाइज़म, इसको डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल नज़रियाती लोग जो हैं उनको ही इनकरेज करना चाहिए। और लेकिन बदकिस्मती से देख लें, होता नहीं है। देखें, आप ये देख लें, काश के हमायूं साहब जो कुछ कह रहे हैं, काश के इनके चेयरमैन की भी यही सोच हो। अल्लाह करे और उनमें भी तब्दीली आए, उनकी सोच में तब्दीली आए, उनकी सोच में भी तब्दीली आए और उनकी जुबान में भी तब्दीली आए। आखिरी बात मंदोखेल साहब, जाते जाते आप क्या कहेंगे? बाकी जो इस वक्त तब्दीलियां देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे में, तो आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ वाकई भूचाल आएगा? मियां साहब वापस आएंगे? इलेक्शन वक्त पे हो पाएंगे? बहुत सारी चीजें, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबके सरों पे छोटे पड़ चुकी है पिछले 75 साल में, मगर फिर भी किसी ने नहीं सीखा। आज भी दिन है, मैं फिर दोबारा चीमा साहब की बात को रिपीट करते हुए, हम सबको इकट्ठे होके फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए हमें इलेक्शन कमीशन पे जोर देना चाहिए।
मैं दावे के साथ कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर के बजाय वापस कल नहीं। आ जाए वापस। अच्छा। यकीन करेंगे हम सब मिलकर इलेक्शन कमीशन पे चलो। प्रेशर देके अर्ली सही। इलेक्शन करा सकते हैं। जल्दी करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, कादिर मंदोखेल साहब, डॉक्टर चीमा साहब, आपका शुक्रिया। जाहिद खान मेहमानों का इसी नुक्ते पर इत्तफाक था कि सियासतदानों को एक जगह मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए आगे एक वे फॉरवर्ड देना चाहिए। अब देखते हैं क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।